Esophagus. Esophagus, a tube connecting the mouth to the stomach. इसमें क्या होता है, ये माउथ को स्टोमक से कनेक्ट करने वाली ट्यूब है मेनली, रनिंग थ्रू द थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी कौन सी होती है बॉडी में? जो अपना चेस्ट पार्ट है ये वाला, इसको अपन थोरेसिक कैविटी कहते हैं हमेशा. तो उसको ये, उसके अंदर ये चलती है. लोकेशन लाइज बिहाइंड द विंड पाइप इन द ट्रेकिया. विंड पाइप कौन सी है? श्वसन नली होती है, उसको अपन कहते हैं. ये उसके पीछे की तरफ चलती है. ठीक है. द ट्रेकिया हैज अ एपिग्लोटिस. इसमें क्या होता है, एक ट्रेकिया होता है जो अपने सांस लेते हैं ना, उसमें उसमें एक एपिग्लोटिस होता है जो कि एक ढक्कन की तरह होता है. जैसे ही फूड आता है वो क्लोज हो जाएगा ताकि फूड उसमें नहीं एंट्री कर सके. प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम द एंटरिंग द विंड पाइप, यही इसमें बताया है कि जो एपिग्लोटिस होता है ये यहाँ पे होता है. अब इसमें डायग्राम में नहीं है. विंड पाइप में एंट्री को रोकता है. मूविंग द फूड टू द इसोफेगस वाइल स्वेलोइंग. फूड को आगे, स्वेलोइंग मतलब जैसे ही अपन फूड को लेंगे इसोफेगस के थ्रू वो आगे की तरफ बढ़ेगा. अब इसमें बताया फूड ट्रेवल कैसे करता है इसोफेगस में. फूड ट्रेवल्स डाउन विद द इसोफेगस थ्रू अ सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन वेव लाइक कॉल्ड पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट. इसमें क्या होता है कि जैसे ये आप देख रहे हैं एक पाइप नुमा संरचना है बिल्कुल. ठीक है. इसमें जैसे ये बोलस या काइमे कहते हैं, ये जैसे ही एंट्री करेगा तो इसमें एक इनवॉलेंट्री एक्शन होगा. इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो अपने नियंत्रण में नहीं है. एक होता है वॉलेंट्री एक्शन जो अपने नियंत्रण में है. इनवॉलेंट्री जैसे सांस लेना हमारे नियंत्रण में नहीं है, हृदय की धड़कन हमारे नियंत्रण में नहीं है. इसी तरीके से ये एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है जिसमें जैसे ही ये फूड पार्टिकल या बोलस आएगा उसके बाद में ये एक रिदमिक मूवमेंट होगा वेव के लाइक, जिसमें ये नीचे से ये सिकुड़ गया, फिर ये यहाँ से आता है. इस तरीके से एक मूवमेंट होने से ये बोलस आगे की तरफ बढ़ेगा. ये मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है? इसोफेगस में. इसोफेगस कहाँ से कहाँ तक है? माउथ से लेके स्टोमक. उसका काम क्या है? फूड जैसे ही लिया है उसको स्वेलो करके स्टोमक तक पहुंचाना. ठीक है. अब इसमें आता है फंक्शन. द लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस सीक्रेट म्यूकस लुब्रिकेटिंग. इसमें भी क्या होता है, इसोफेगस में एक म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है. म्यूकस की मेम्ब्रेन होने से क्या होता है, फूड आसानी से नीचे की तरफ सरकता रहता है. अगर म्यूकस की मेम्ब्रेन नहीं होगी तो फूड नीचे की तरफ नहीं कर पाएगा. ये लुब्रिकेशन का काम करता है. टू सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ द फूड. फूड के मूवमेंट को सपोर्ट करता है ये इसोफेगस. अब आता है इसोफेजियल स्फिंक्टर. ठीक है. इसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ होता है? ये जहाँ से स्टोमक स्टार्ट होता है वहाँ पे शुरू होता है. ठीक है. बोलस रीचेस टू द स्टोमक, मस्ट पासेस थ्रू अ मस्कुलर रिंग्ड वॉल्व कॉल्ड द इसोफेजियल स्फिंक्टर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कार्डियक स्फिंक्टर. कभी भी अगर सवाल वायुवा में अगर आप पूछ ले कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पे होता है, तो कार्डिक इंस्पेक्टर अपन कार्डिक देख के अपन कहते हैं भाई हार्ट में होगा, पर वो हार्ट में नहीं होता है, वो होता है स्टोमक में. ये ध्यान देने वाली चीज है. यहाँ पे ये इसोफेगस आ रही है, यहाँ एंड हो रहा है, और यहाँ जहाँ स्टोमक शुरू हो रहा है यहाँ पे एक देखिए आप लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है. फंक्शन. इसका फंक्शन, इसोफेजियल स्फिंक्टर का क्या फंक्शन है? प्रिवेंट स्टोमक एसिड फ्रॉम द बैक फ्लोइंग इनटू द इसोफेगस. यहाँ पे जैसे ही फूड आ गया, ये फूड ऊपर की तरफ वापस नहीं आए. इस स्फिंक्टर का ये काम होता है. ये वन वे की तरह काम करता है कि एक साइड जा सकता है, वापस ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगा. सीधा सा कॉन्सेप्ट है. कई बार ऐसा होता है जैसे यहाँ पे एसिड होता है या ऐसा होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, तो जिसे अपन कहते हैं एसिड रिफ्लक्स वगैरह, जिससे खट्टी डकार वगैरह आना होता है, वो इसी वजह से होता है कि भाई ये स्फिंक्टर है, उसको पार करके वापस एसिड ऊपर आ रहा है. यहाँ की जो पीएच होगी वो होती है 2, हाईली एसिडिक होता है, और जो ऊपर है वो न्यूट्रल है. फिर अपन इसमें देखते हैं स्टोमक. स्टोमक एक सैक नुमा पार्ट होता है. सैक मतलब एक थैली नुमा संरचना है. ठीक है. जिसका आकार जे शेप्ड में होता है. जे शेप की एक थैली होती है एक प्रकार से. फिर उसमें हैज लाइनर इनर फोल्ड्स. इनर फोल्ड्स होने से क्या होता है, जिसको रग कहते हैं,
रग यानी कि उसमें फोल्ड होते हैं, फोल्ड होने से ये देख रहे हैं आप, ये फोल्ड टाइप हो रहे हैं, फोल्ड होने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि वो फैल सके। फंक्शन, फंक्शन में स्टोमक परफॉर्म मैकेनिकल डाइजेशन, यहां तक मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है स्टोमक में, ठीक है, और यहां से डाइजेशन शुरू हो चुका है। ईसोफेगस का काम डाइजेशन का नहीं है, सिर्फ उसको फूड को स्टोमक तक पहुंचाने का है, वो ट्रांसपोर्टेशन का ही काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आता है कैसे ये डाइजेशन शुरू करता है, बाई चर्निंग। चर्निंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको अपन कहते हैं एक मिक्सिंग करना या मिश्रित करना या निचोड़ निकालना उसका, उसे कहते हैं ऑफ द बोलस एंड मिक्सिंग इट विद द गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। अब गैस्ट्रिक जूसेस कौन से होते हैं, HCl है, और इसके अलावा जैसे इस एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन है, ये सारे एंजाइम होते हैं, वो इसमें गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह इसमें आते हैं। अब इसमें गैस्ट्रिक जूसेस में बताया गया है एक तो HCl होता है, इसके अलावा जो सॉल्ट्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं और वाटर होता है और म्यूकस होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसमें खुद में एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है स्टोमक में। म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर इसमें क्या करती है, बिल्कुल यही होता है। अगर इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर नहीं होगी तो यहाँ पे जो एसिड बनेगा वो इसी को मतलब डैमेज करेगा। इसके दो पार्ट होते हैं मेनली स्टोमक के, एक तो फंडस पार्ट और एक ही बॉडी पार्ट। ऊपर वाला जो होता है वो फंडस कहलाता है और नीचे का पार्ट जो है वो बॉडी कहलाता है। और यहां से जब बोलस आगे जाता है तो उसको काइमी कहते हैं। HCl में जो इसमें HCl हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड द किल्स द बैक्टीरिया दैट केम अलोंग विद द फूड। फूड के साथ साथ हम कहीं भी जैसे खाना खाते हैं या कुछ भी लेते हैं तो उसके साथ बैक्टीरिया या इन्फेक्शन वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो फॉरेन बॉडी है वो उसके साथ चली जाती है। तो उस फॉरेन बॉडी को एसिड के साथ मिक्स करने से ये होता है कि वो ख़त्म हो जाए, उससे आगे उसको नुकसान, अपने बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचे, इसीलिए वो एसिड उसको किल कर देता है। फिर आता है एंजाइम्स इन स्टोमक। मेनली एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, हाईली एसिडिक है। HCl का सीक्रेशन होता है। HCl का सीक्रेशन कहाँ से होता है, इसमें H1 करके रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। H1 रिसेप्टर होते हैं, उनका काम होता है एसिड का सीक्रेशन करना। और इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी होते हैं, प्रोटॉन पंप होते हैं, दोनों मिलके फिर HCl का सीक्रेशन कराते हैं। किल एनी माइक्रोब्स दैट फाउंड इन द बोलस। अभी मैंने जैसे बताया था कि जो भी कोई माइक्रोब्स वगैरह या कुछ भी ऐसा होता है जो अपने फूड में आ जाए तो उनको ये किल करता है। क्रिएटिंग अ pH ऑफ 2, हाईली एसिडिक होता है pH, 2 pH होती है। म्यूकस प्रिवेंट द स्टोमक फ्रॉम द डाइजेस्टिंग इटसेल्फ। अभी जैसे मैंने बताया था कि भाई म्यूकस जो है वो इसमें प्रोटेक्शन का काम करता है, एक लेयर बनाता है जिससे स्टोमक खुद का डाइजेशन नहीं कर ले, खुद को किल नहीं कर ले, खुद को नुकसान नहीं पहुंचा ले, इसीलिए उसमें एक म्यूकस की गहरी लेयर होती है। इसके अलावा पेप्सिन सीक्रेशन होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन इन द फूड। जो प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए उसमें पेप्सिन एंजाइम होता है जिसका काम होता है कि प्रोटीन को पचाए। हाइड्रोलाइज द प्रोटीन टू यील्ड द पॉलीपेप्टाइड्स। इसमें क्या करता है कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन एक बड़ी चेन होती है, उसको पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा जो कि एक छोटे मॉलिक्यूल होंगे जिसकी pH होगी 2। एंजाइम फ्रॉम द स्लाइवरी ग्लैंड स्टॉप द ब्रेकिंग डाउन द कार्बोहाइड्रेट। और जैसा अपन ने अभी पहले देखा था, जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है वहीं से शुरू हो जाता है डाइजेशन का पहला पार्ट। जो टाइलिन और एमाइलेज वगैरह शुरू करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह उसका करते हैं, पॉलीसेकेराइड वगैरह उनका पाचन में एक शुरुआत करते हैं वो। अब ये अगला आता है, स्टोमक डज नॉट डाइजेस्ट इटसेल्फ। वाई? भाई स्टोमक अपने आप को ही क्यों नहीं पचा लेता है, उसमें तो इतना एसिड है, इतने एंजाइम होते हैं इतने खतरनाक जो कि प्रोटीन को भी पचा लेते हैं। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, 3 प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आर देयर। फर्स्ट, द स्टोमक ओनली सीक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस अंटिल फूड इज प्रेजेंट। स्टोमक उसी दशा में जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनका निर्माण करेगा जब वहां पे फूड होगा।
उसके अलावा निर्माण नहीं करता है। अगर वो निर्माण करता है तो हाइपर एसिडिटी वगैरह या एसिडिटी जिसको अपन कहते हैं उस कंडीशन को होती है। सेकेंड, द सीक्रेशन ऑफ द म्यूकस कोट्स आर द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम गैस्ट्रिक जूसेस। जो म्यूकस की कोट होती है वो उसकी लाइनिंग इस तरीके से होती है जो स्टोमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है गैस्ट्रिक जूसेस से। और थर्ड, द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन इज द सीक्रेटेड इन द इनएक्टिव फॉर्म। जो पेप्सिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसको कहते हैं पेप्सिनोजन। वो पेप्सिनोजन फिर कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, जो कि आगे जाके उसमें प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। जिसके पीछे भी जन लगता है इसका मतलब वो उसको पैदा कर रहा है। पेप्सिनोजन पेप्सिन को बनाएगा। फिर यहां से अपन देखेंगे, जैसे ही स्टोमक है, स्टोमक के आगे का पार्ट आता है ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है। अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। सबसे ज्यादा अगर डाइजेशन का पार्ट है या डाइजेशन करता है बॉडी में तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही करता है। करीब करीब 90% डाइजेशन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन ही करेगा। एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, ग्लीसरॉल, फैटी एसिड, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स, इन सब चीजों का एब्जॉर्प्शन भी इसी के थ्रू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। अब इसके क्या क्या पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के? एक तो ड्यूडेनम, ठीक है, फिर एक ये जेजुनम और एक इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम ये यू शेप में होती है बेसिकली। फिर आता है जेजुनम वाला, और इसके बाद में यहाँ पे ये आप देखिए जहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ रही है वो इलियम पार्ट कहलाता है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली। जेजुनम का शेप, जेजुनम का शेप वैसे इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर शेप वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। हाँ उसका है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, एक शेप राउंड शेप वगैरह से पूरे बॉडी में घूमती है। सबसे ज़्यादा पार्ट इसी का होता है, सबसे ज़्यादा लेंथ ही इसी की है। हाँ अब आता है ड्यूडेनम। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इज द ड्यूडेनम, यू शेप्ड ऑर्गन, अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये लेंथ में कम है, 30 सेंटीमीटर ही है। 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है इतनी, तो ये मान लीजिए इतना सा होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। दिस एरिया कंप्लीट द मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस। सबसे ज़्यादा डाइजेशन का पार्ट यही करता है। एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इन द ड्यूडेनम फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। द ड्यूडेनम इज लाइंड बाय द फोल्ड्स ऑफ टिश्यू कॉल्ड विलाई। इसमें छोटे छोटे विलाई होते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर वगैरह है या पेनक्रियाज है, इनसे क्या जो एंजाइम और सीक्रेशन होता है उनको ड्यूडेनम में भोजन के साथ मिक्स करने का काम करते हैं और यहाँ से एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। विलाई एक ब्रश जैसी सरफेस होती है जो कि क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है। द विलाई आर कवर्ड बाय द फाइन ब्रश लाइक माइक्रो विलाई। इसमें भी विलाई में भी क्या होता है, फाइन एकदम छोटे छोटे उससे भी ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको माइक्रो विलाई कहते हैं, ठीक है। दीज फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये विलाई और ये माइक्रो विलाई मिलके क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है। अब आता है जेजुनम पार्ट। द जेजुनम इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर लॉन्ग। अपने बॉडी में 2.5 मीटर लंबी है करीब ये। ऑल्सो द सम digestion is completed here, it has a more villi and microvilli. Its role is absorption of the nutrients. इसमें भी विलाई और माइक्रोविलाई दोनों रहते हैं और इसका मुख्य कार्य क्या है, एब्जॉर्प्शन का ही कार्य होता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उनको एब्जॉर्ब करना। इसके बाद में आता है इलियम पार्ट। इलियम इज अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ इससे भी ज़्यादा है, 3 मीटर है। एंड इज हैड इट हैज़ द वेरी फ्यूअर विलाई एंड द माइक्रोविलाई देन द अदर 2 पार्ट्स। इसमें जो विलाई या माइक्रोविलाई होते हैं ये जेजुनम और दूसरा पार्ट जो था ड्यूडेनम, इसकी अपेक्षा में कम होते हैं।
Although absorption also occur, it is also responsible for the pushing the waste material into the large intestine. इसका मुख्य कार्य क्या हुआ कि भाई जो फूड का जो वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि लगभग लगभग एब्जॉर्प्शन अपने बॉडी में हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो अब जो बचा है उसमें क्या होगा, या तो वाटर होगा, या फिकल मटेरियल होगा, या सॉल्ट होंगे, या कुछ बचा हुआ न्यूट्रिएंट्स होगा। तो उसको वो क्या करता है, आगे की तरफ पुश करता है, धकेलता है, धकेल के उसको लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ लेके जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है। अब इसमें एक डायग्राम से बताया गया है, ये आ गया आपके स्टोमक पार्ट, ईसोफेगस से कनेक्टेड है, फिर यहाँ से ड्यूडेनम है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, फिर यहाँ से ये इनका, जैसे आपने अभी पूछा था कि भाई इसका क्या शेप होता है, तो इसका कोई एक शेप पर्टिकुलर नहीं होता है, राउंड एंड राउंड ये चलती रहती है। फिर उसके बाद में यहाँ से फिर आता है, एक मिनट, ये इलियम पार्ट, और जो कि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्टेड हो जाती है। अब आता है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे मैंने बताया था अभी आपको, 90% ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। 90% भाग इसी में हो जाता है कंप्लीट। अदर 10% टेकिंग प्लेस इन द स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो कि 10% बचा हुआ है वो कहाँ पे होगा, स्टोमक में या फिर होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ईसोफेगस का डाइजेशन में रोल नहीं है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड द मिनरल्स फ्रॉम फूड। जो न्यूट्रिएंट्स है या मिनरल्स, जो कि जैसे जिंक है, क्रोमियम है, और न्यूट्रिएंट्स है जिसमें विटामिन है, वो सारे एब्जॉर्ब किए जाते हैं बॉडी में। Digestion of the proteins. Protein, peptides and amino acid are acted upon by enzymes such as trypsin, chymotrypsin secreted by the pancreas. Pancreas से trypsin और chymotrypsin का secretion होता है, जो कि क्या करते हैं, पेप्टाइड्स है या प्रोटीन्स है या अमीनो एसिड है, उनको पाचन में सहायता करते हैं। This breaks down the in smaller peptides. जितने छोटे टुकड़े होंगे उतना ज्यादा डाइजेशन या पाचन होगा। अब इसमें ये दिया हुआ है भाई कि लिपिड का कैसे डाइजेशन किया जाता है। जैसे एंजाइम्स है लाइक द लाइपेजेज। लाइपेजेज सीक्रेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज। ये लाइपेजेज होता है जो पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है, एक्ट ऑन द फैट्स एंड द हेल्प इन द lipid in digestion. Lipases can break them into the smaller part that can enter into intestinal villi and absorption. इसमें बताया है कि भाई लिपिड का कैसे अपन डाइजेशन करेंगे। लाइपेजेज एंजाइम होता है, पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है, जो कि फैट पे काम करता है और उसको लिपिड में डाइजेशन करता है, जो कि विलाई के थ्रू होता है, इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू। सारे इसमें विलाई किस टाइप के होते हैं, एक तो विलाई और एक माइक्रो विलाई। फिर इसमें कार्ब का भी बताया गया है। कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इन द सिंपल शुगर। सिंपल शुगर कौन सी होगी, जैसे ग्लूकोज है, ये सिंपल शुगर होगी। हमेशा बॉडी में जो भी है वो शुगर अगर कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगी तो ग्लूकोज में ही होती ज़्यादातर, जो कि एक मोनोसेकेराइड है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज ब्रेक डाउन सम कार्बोहाइड्रेट टू ओलिगोसेकेराइड एज वेल। जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है वो कुछ एक जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको ओलिगोसेकेराइड में भी कन्वर्ट करती है। सम कार्बोहाइड्रेट आर द फाइबर passes through the undigested to the large intestine where they may have, depending on their type, may be broken down or intestinal bacteria. कुछ एक क्या होते हैं जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बड़े होते हैं या फाइबर हैं जिनका पाचन नहीं हो पाता है, उनको आगे की तरफ ले जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो कि वहाँ पे कुछ अच्छे बैक्टीरिया जिसको गुड बैक्टीरिया कहते हैं उनकी हेल्प के थ्रू वो उसका पाचन करते हैं। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको अगर सवाल पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि भाई जैसे डाइजेशन में कि स्मॉल इंटेस्टाइन के काम बताइए, उस पर आप शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर आएगा जैसे लीवर पे शॉर्ट नोट लिखिए, जैसे पेनक्रियाज पे शॉर्ट नोट आ गया, गॉल ब्लैडर पे आ गया,
इस टाइप से आपको सवाल पूछा जाएगा, जैसे 5 नंबर का सवाल पूछ लिया, इस तरीके से पूछा जाएगा। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, द अदर absorbed substances in small intestine includes water, 80% of the absorbed by the small intestine, 10% by the large intestine। 80% जो अपने शरीर में जो भी पानी लिया गया है, चाहे फूड के थ्रू है चाहे अपन लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, वो उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, और बाकी जो 10% बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, और रिमेनिंग जो 10% है वो एक्सक्रेटेड हो जाता है फीकस के साथ, फीकस यानी मल के साथ, और मल मूत्र जो भी निकलना है। फिर उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, इन सब इलेक्ट्रोलाइट का है एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर इसके अलावा आता है विटामिन्स और मिनरल्स, इनका भी एब्जॉर्प्शन इसी में होता है। इसके अलावा आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें आएगा लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है, ये इस शेप में होती है। कंपोनेंट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल वेरी डिस्टिंक्टिव पार्ट्स, जिसमें आता है सीकम, सीकम के बाद में आता है ये सीकम पार्ट है, जहाँ से सीकम कौन सा पार्ट होगा, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर कर रही है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉलन पार्ट, कॉलन पार्ट को 4 भागों में बांटा गया है। असेंडिंग जो कि ऊपर की तरफ चढ़ रही है, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। फिर आती है ट्रांसवर्स जो कि ऐसे सीधी चल रही है। फिर आता है डिसेंडिंग जो कि नीचे की तरफ उतर रही है। फिर आता है ये सिग्मोइड, उसके बाद में आता है रेक्टम, और रेक्टम जो लास्ट पार्ट होता है। अब इसमें सीकम के बारे में दिया गया है, सीकम यहाँ पे ये जो यहाँ से एंट्री हो रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर कर रही है, और यहाँ पे ये पार्ट है जो सीकम कहलाएगा। फर्स्ट सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन लुक्स लाइक अ पाउच, थैली की जैसा छोटा सा आकार में होता है, 2 इंच सिर्फ होता है इसकी लेंथ। और रोल क्या होता है, टेकिंग इन डाइजेस्टेड लिक्विड फ्रॉम इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पासेज इज टू द कॉलन। ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का ही काम कर रहा है, जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल, जो लिक्विड या जो भी कुछ है वो इलियम के थ्रू आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, उसको आगे की तरफ कॉलन में ट्रांसपोर्ट करता है। बस यही इसका मेन काम होता है। अब कॉलन के क्या क्या है, इसमें आता है एक असेंडिंग कॉलन जो कि ये वाली, फिर ये ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और रेक्टम। फर्स्ट पोर्शन है ये असेंडिंग जो होता है वो फर्स्ट पोर्शन है कॉलन का, पुशेज एनी अनडाइजेस्टेड डेब्रीज अप फ्रॉम द सीकम। जो भी अनडाइजेस्टेड होगा डेब्रीज, मतलब जो कि वेस्ट मटेरियल है, उसको आगे की तरफ पुश करने का काम करता है। इन सब में आगे के आगे थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्प्शन होता रहता है। जस्ट अंडर द राइट लोअर एंड ऑफ द लीवर, ये जो लीवर का है इसके जस्ट नीचे की तरफ होता है राइट वाला लोब, इसमें भी 2 लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट। ट्रांसवर्स कॉलन, सेकेंड पोर्शन ऑफ द कॉलन, फूड ट्रेवलिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट जस्ट अंडर योर स्टोमक। ये लेफ्ट से राइट की तरफ फूड ट्रेवल कर रहा है, और ये आ रहा है जो ट्रांसवर्स कॉलन है। अब आता है जिसमें डिसेंडिंग कॉलन, थर्ड पोर्शन है इसका कॉलन का, पुशेज इट कंटेंट्स फ्रॉम डाउन टू द लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्जॉर्प्शन। अब यहां से जो है ये डिसेंडिंग की तरफ फूड जाएगा। ये सारा फूड क्या वेस्ट मटेरियल ही है लगभग, वो सारा नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, और इसी में एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। अगर कुछ बचा हुआ पानी है, कोई न्यूट्रिएंट बच गए हैं, या कुछ और भी है फीकल मटेरियल, तो उसमें से एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। फिर इसमें आता है सिग्मोइड कॉलन जो कि फाइनल पार्ट है, जो कि एस शेप में होता है, ये वाला, ठीक है, एस शेप लेंथ ऑफ द कॉलन एंड एम्पिटाइज इनटू द रेक्टम। अब ये जो पार्ट है, जो लास्ट वाला कॉलन का सिग्मोइड कॉलन, ये कहाँ पे खत्म होगा, रेक्टम में, और रेक्टम जो है लास्ट में फीकल मटेरियल को निकाल देता है। द फाइनल सेक्शन, द मेजर फ्रॉम 1 to 1.6 इंचेस
रेक्टम की लेंथ जो है 1 से लेके 1.6 इंचेस जितनी होती है, 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर मान लीजिए। लेफ्ट ओवर वेस्ट मटेरियल कलेक्ट फ्रॉम देयर, जो भी मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट किया है वो रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। एक्सपांडिंग द रेक्टम, ये फिर रेक्टम को एक्सपांड करके इसमें से फिकल मटेरियल निकाल देते हैं। और जो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ये है एनस, जो कि रेक्टम से जुड़ा हुआ है, और ये यहां तक है रेक्टम। एनस जो पार्ट है ये आपका सबसे लास्ट पार्ट है, जहां से आपकी जो इंटेस्टाइन है वो खाली हो रही है, रेक्टम है, रेक्टम से जुड़ा हुआ है। अब फंक्शन आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, जो भी बचा कुचा पानी है फूड में, मटेरियल में, उसको एब्जॉर्ब करता है। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर। प्रिपेयर द वेस्ट एज अ सॉलिड स्टूल विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। जो अपना सॉलिड वेस्ट है सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, हमेशा ये ध्यान रखना, ये सॉलिड नहीं है, सेमी सॉलिड स्टूल होता है, उसको एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। और एब्जॉर्ब विटामिन, जो बचे कुछ है, अगर कुछ रह गया है विटामिन वगैरह, उसको भी एब्जॉर्ब करना है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं इसमें, जिसमें पहले उसमें बताया था, जैसे ये लैक्टिक बेसिलस वगैरह जो होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसको गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं, वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। रोल इन ब्रेकिंग डाउन द अनडाइजेस्टेड शुगर एंड फाइबर्स इनटू द फैटी एसिड। जो कुछ अनडाइजेस्टेड शुगर है और फाइबर रह गए हैं उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं ये। शुगर क्या होता है, जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर मान लीजिए शुगर हाईली शुगर फॉर्म है, पॉलीसेकेराइड वगैरह जो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, वो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं। या फाइबर्स होते हैं जो कि अगर नहीं अपन एब्जॉर्ब कर पाए या पाचन नहीं हो पाता है, उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे उनका एब्जॉर्प्शन हो सके। प्रोड्यूस मैनी विटामिन, ये खुद विटामिन भी बनाते हैं, जैसे विटामिन के है या बायोटीन है, जिसको विटामिन एच भी कहते हैं, उनको बनाने का काम भी ये करते हैं और उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं। इसके अलावा कुछ एक और कार्य करती है लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे रिड्यूस एसिडिटी, क्योंकि अभी तक जब अपन ट्रेवल कर रहे थे उसमें लगभग सारा एसिडिक चैनल था, ठीक है। तो जो फैटी एसिड इसमें होते हैं कॉजेज एसिडिक एनवायरनमेंट। द लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस एल्केलाइन सॉल्यूशन। एल्केलाइन सॉल्यूशन से होने से क्या होता है, पीएच बैलेंस्ड हो जाती है। रिड्यूस द एसिडिटी एंड बैलेंस द पीएच इन द लार्ज इंटेस्टाइन। और ये इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है। द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। इसमें जो म्यूकस एक लेयर होती है जो कि क्या करेगी, इसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम भी करती है। प्रिवेंट हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग रीएब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। जो कुछ बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन बच गया है उसको एब्जॉर्ब होने से भी बचाएगी। अगर एब्जॉर्ब हो गई और वो आपके सिस्टम में चली जाती है, जैसे ब्लड स्ट्रीम है या लिम्फ में है, तो आपके लिए वो हानिकारक प्रभाव डालेंगे। अब इसमें आता है एक लार्ज इंटेस्टाइन के साथ प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बॉडी के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और साथ में एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि भाई जो अपेंडिक्स जो अपने होती है वो भी पहले एंटीबॉडीज वगैरह बनाती थी, पर अब उसका कोई रोल नहीं होता है फिलहाल। अब इसमें जैसे एसेसरीज ऑर्गन्स वगैरह है जिसके बारे में बताया गया है। भाई एसेसरी ऑर्गन में एक तो जैसे गॉल ब्लैडर है, फिर उसमें आता है एक पेनक्रियाज है और लीवर है। इनको वैसे अपन थोड़ा डिटेल में लेंगे क्योंकि इन पे शॉर्ट नोट कई बार पूछे जाते हैं। जैसे लीवर वगैरह है, एक लीवर पे एक शॉर्ट नोट डाल देंगे, लीवर पे आप लिखिए लीवर की फंक्शनिंग क्या है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह है। तो इनको थोड़ा अपन देखेंगे अगली क्लास वगैरह में। तो एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इनको थोड़ा सा अपन डिटेल में लेंगे सारा। सपोर्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम बट नॉट आर द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में सपोर्ट करते हैं पर उससे डायरेक्टली उनमें इन्वॉल्व नहीं होते। डायरेक्टली जैसे ना तो इनसे फूड ट्रेवल कर रहा है,
ना इनसे फूड का कोई कुछ है सिस्टम, पर ये उनको सपोर्ट करके उनके पाचन में, एब्जॉर्प्शन में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं. These organs are the secret fluid into the digestive tract and are the connect by the duct. इनमें एक डक्ट यानी कि नलिका होती है, जिस नलिका के थ्रू जूस या एंजाइम निकलते हैं और उन एंजाइम की सहायता से वो पाचन में सहायता करते हैं. अब एसेसरी ऑर्गन्स में क्या आएंगे? लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है और स्लेवरी ग्लैंड है. अब इसमें लीवर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है. 2 लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट. ठीक है. लार्जेस्ट ऑर्गन होता है जिसका वजन करीब 1.5 किलो के आसपास होता है. एक फुटबॉल के आकार का लगभग होता है ये ऑर्गन. लीवर प्रोड्यूस द बाइल. सबसे बड़ा काम होता है बाइल, जो कि ये प्रोड्यूस करता है. सवाल ये कई बार पूछा जाता है कि लीवर प्रोड्यूस, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? तो उसमें ऑप्शन देते हैं गॉल ब्लैडर भी. तो कई बार क्या है, लोग गॉल ब्लैडर को राइट कर देते हैं. गॉल ब्लैडर बाइल को बनाता नहीं है, प्रोड्यूस नहीं करता है. वो उसका डिपोजिशन और उसको कलेक्शन का काम करता है. जैसे जरूरत होगी वो एक तरीके से छोटे से टैंक की तरह काम कर रहा है. जहाँ से यहाँ से बाइल बना उसे स्टोर कर लेगा और जहाँ जैसी जरूरत हुई उसके बाद में बॉडी में सीक्रेट कर लेगा. ग्रीनिश येलोइश पिगमेंट मेड अप बाइल पिगमेंट्स एंड द बाइल सॉल्ट. ये जो बाइल सॉल्ट वगैरह जो बनाते हैं, पिगमेंट वगैरह, वो इसमें इसी के थ्रू बनता है. जिसमें आपका टेस्ट आता है जैसे LFT वगैरह में, SGOT, SGPT वगैरह जो होते हैं टेस्ट, तो उसी में इसका लीवर का ही फंक्शन का पता चलता है. लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं उनको, SGOT, SGPT वगैरह. इट ब्रेक्स डाउन ओल्ड रेड ब्लड सेल्स. जो रेड ब्लड सेल्स है जो बूढ़ी हो गई है, जिनकी लाइफ लाइन होती है 100 से 120 दिन, वो उनको टूट जाती है, उनका ये काम करता है तोड़ने का, ताकि वापस नई जनरेट कर सके. और इसमें एक गॉल ब्लैडर का भी दिया हुआ है. इट इज़ अ स्टोरेज सैक, जो मैंने अभी आपको बताया था. ये सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशन या स्टोरेज का कार्य कर रही, बनाती नहीं है बाइल. ठीक है. इसमें एक कॉमन बाइल डक्ट आती है जो यहाँ से और दोनों से मिलके फिर आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है. द बाइल इज सीक्रेटेड into it and the bile is stored here. How it works? Food containing fat enters the digestive tract. जैसे ही बॉडी में फैट एंटर करेगी फूड के थ्रू, तो उस टाइम ये एक्टिव होता है. फैट को पचाने के लिए बाइल की जरूरत पड़ती है. तो उसी लिए जब जैसे ही फैट आया तो उसके बाद में ये एक्टिव हो जाएगा और जितनी रिक्वायरमेंट होगी ये पंप करके आगे दे देगा. Salts are secreted into the small intestine to the digest fat. तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें से बाइल निकलता है. द बाइल इमल्सिफाइज फैट इन द पार्टली डाइजेस्टेड फूड. ये इमल्सिफाई करता है उसके साथ और उसको पाचन करता है. देयर बाई असिस्टिंग देयर एब्जॉर्प्शन. उसको इमल्सिफाइंग करने के बाद में उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. ये यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है. ये यहाँ पे जैसे गॉल ब्लैडर है और ये पेनक्रियाज है. पेनक्रियाज में जैसे सेल्स होते हैं अल्फा बीटा, जो कि अल्फा बीटा सेल्स के थ्रू जो कई हार्मोन होते हैं जो कि निकलते हैं, उसके थ्रू जैसे इंसुलिन है, उसी के थ्रू फिर शुगर कंट्रोल होती है. वो सारा अपन उसमें सिस्टम बाद में देखेंगे. द पेनक्रियाज सीक्रेट अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. Role is to digest carbohydrate, lipids and protein completely. It also secretes bicarbonate ions. इसमें आप बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो कि उनको सीक्रेट होते हैं और जिसके थ्रू पाचन में सहायता करते हैं. इसका रोल क्या है? न्यूट्रलाइज द HCl फ्रॉम द स्टोमक, चेंज द pH ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द pH ऑफ 8. जैसे इसमें pH अभी HCl की थी वो 2 के आसपास होती है, उस pH को न्यूट्रल करके फिर, ताकि क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही जा रहा है तो उसकी pH को 8 पे लेके आना. ठीक है. तो ये हो गए आपके एल्केलाइन pH का कन्वर्जन का काम करता है. द पेनक्रियाज विल सीक्रेट 1.1 लीटर ऑफ द पेनक्रियाटिक फ्लूइड पर डे. एक दिन में 1 लीटर के आसपास पेनक्रियाटिक फ्लूइड बॉडी से निकलता है. तो इस तरीके से अपन ने थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देखा है. और बाकी जैसे अभी इसमें मैंने आपको बताया है, कुछ एक चीज़ें अपन वापस इसमें देखेंगे जो कि थोड़ी डीप में भी हो जाएगी. जिसमें मेरे को एक तो लीवर है,
गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, ये थोड़ा सा अपन डीप में देखेंगे। और इसके अलावा